प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत चहेते हैं, उनके समर्थन में आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं चाहता हूं कि 2019 से भी भारी अंतर से 2024 में आदरणीय पंकज चौधरी जी को यहां से विजयी बना करके भेजिए। आपका आशीर्वाद मोदी जी के पास पहुंचेगा और तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। हमारे मंच पर हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय पांडे, जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रविकांत पटेल, हमारे सम्मानित विधायकगण आदरणीय ज्ञानेन्द्र सिंह जी, आदरणीय जयमंगल कनौजिया जी, आदरणीय प्रेम सागर पटेल जी, आदरणीय ऋषि त्रिपाठी जी, हमारे पूर्व विधायक श्रीमान आवेंद्र नाथ द्विवेदी जी और श्री शिवेंद्र सिंह जी, हमारे श्रीमान सिसवा स्टेट के अंकित सिंह जी, विधानसभा के प्रभारी जयप्रकाश उपाध्याय जी, अजय लाल श्रीवास्तव जी, राजन पटेल जी, मंच पर हमारे सम्मानित जितेंद्र पाल सिंह जी, दुर्गा प्रसाद अग्रहरी जी, संतोष सिंह जी, अमरीश यादव जी, धीरेज प्रताप सिंह जी, गिरजेश जायसवाल जी, शिवनाथ मदेसिया जी, राजेश्वर तिवारी जी, जितेंद्र बहादुर सिंह जी, रणजीत सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी, नाथू चौधरी जी, मुरली मनोहर जी, अमरनाथ जी, नाथू पटेल जी, रामहरक गुप्ता जी और यहाँ मंच पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के हमारे साथी दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठे हैं वह, और सामने मेरे बूथ अध्यक्ष हो और चाहे अन्य कोई पदाधिकारी, सभी पार्टी परिवार के कार्यकर्ता साथी, यहाँ बड़ी संख्या में मेरे बड़े बुजुर्ग इस चिलचिलाती धूप में आज की इतनी भारी उपस्थिति यह बता रही है कि विपक्षी प्रत्याशी जो सपा कांग्रेस गठबंधन का है उसकी जमानत जब्त हो चुकी है। यहाँ कमल खिल चुका है और बहुत बड़े अंतर से आप यहाँ से आदरणीय पंकज चौधरी जी को विजयी बना करके भेजने वाले हो। सही बात है ये? दोनों हाथ में बताओ, सही है ना? ये 2024 का ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव है। इस चुनाव में एक तरफ सपा कांग्रेस का गठबंधन है जिसका भविष्य अंधकार में है, जिसकी नाव डूब चुकी है, जिसका सूर्य अस्त हो चुका है। एक तरफ वो है, एक तरफ भारत को विश्व गुरु बनाने वाले, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाले, भारत को गरीबी से मुक्त कराने वाले, भारत की माताओं बहनों के सम्मान के लिए सरकार का खजाना खोल देने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, जिसे तीसरी बार आपको अवसर देने का मौका मिला। ये विरोधी लोग कहते हैं कि हम तीसरी बार मोदी सरकार नहीं बनने देंगे। मैंने कहा तुम्हारे लिए तो मेरी माताएं बहनें ही पर्याप्त हैं, तुम्हें हराने में क्यों? बताइए माताओं बहनों, सही है कि नहीं सही है? मेरी माताएं बहनें ही समाज की आधी आबादी है। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा तो मेरी महिलाएं ही साफ कर दे रही हैं। मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद तो इनकी जमानत जब्त कराने का काम कर रहा है। मेरे नौजवानों का साथ वह तो एक ऐसी ताकत बन करके खड़ा हुआ है कि इनको लग रहा है कि जो हवाई दावे लगातार लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले कर रहे हैं, उनकी हवा जैसे 2014 में आपने निकाल दिया, 2017 में निकाल दिया, 2019 में निकाल दिया, 2022 में निकाल दिया, 2024 में वह हवा निकलने जा रही है। आप विश्वास रखना, 2027 में ये सपा बसपा कांग्रेस खोजने से भी यूपी में और महाराजगंज में नहीं मिलेगी। एक तरफ आप सब याद करिए, गुंडागर्दी और अपराध, भ्रष्टाचार, दंगा, जमीनों पर मकानों पर कब्जा करने वाले माफियाओं का दल है। दूसरी तरफ गरीबों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। हमें फैसला इसी 1 जून को लेना है और 1 जून को होने वाला फैसला आज मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां मैं वोट डाल करके तब आपके पास आया हूं, इसके थोड़ी देर हो गई। लेकिन जिस प्रकार से इस भीषण गर्मी में
मतदाता निकल करके अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने के लिए हरियाणा से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से लेकर के उड़ीसा, उड़ीसा से लेकर के यूपी, यूपी से लेकर के बिहार, चारों तरफ कमल खिला रहा है। उससे यह लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व पर जो देश का भरोसा है, उस भरोसे को ये झूठ बोलने वाली ऑटोमेटिक मशीन कांग्रेस तोड़ नहीं पाई है। ये कहते हैं कि अगर मोदी जी 400 से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। अरे संविधान के दुश्मन तो कांग्रेसियों तुम हो, संविधान के दुश्मन तो तुम्हारा इंडी गठबंधन है, तुम्हारी ही सरकार है कर्नाटका के अंदर, तुमने वहां पर ओबीसी के आरक्षण पे डाका डाला, तुम संविधान की बात करते हो। देश में आपातकाल लगाने का पाप और अपराध कांग्रेसियों तुमने किया और तुम संविधान की बात करते हो। 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस ने किया, वो संविधान की बात करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तब तो संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्वप्न साकार होना शुरू हुआ है। नहीं, कौन ध्यान देता था गरीबों का? बताओ, मोदी जी के आने से पहले गरीबों का कोई ध्यान देता था क्या? दोनों हाथ रख बताओ, देता था कोई ध्यान? भाषण तो चुनाव में कर जाते थे गरीबी हटाओ, लेकिन मोदी जी ने गरीबी हटाओ का भाषण नहीं किया, लेकिन देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके मुख्यधारा में ला करके खड़ा करने का काम किया। सरकार तो कांग्रेस की 60 साल देश में थी, लेकिन जो मेरे मोदी जी ने 10 साल में कर दिया उसका 10% भी 60 साल में नहीं कर सके। आज हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आप सब आई हो। मेरे मोदी जी ने कहा है कि हम देश में 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाएंगे। अब ये कांग्रेसियों को, सपाइयों को, बसपाइयों को कैसे बचेगा? अगर कोई लखपति दीदी हो जाएगी तो इनकी बात सुनेगी क्या? जिनके पास रहने का घर नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमने पूरी जांच करा लिया है और जांच से ये पता चला है कि जब सपा बसपा कांग्रेस के गठबंधनों की सरकार रहती थी, इन्होंने सूची बनाने में भी घोटाला कर दिया। जो गरीब था उसे अमीर दिखा दिया और जो अमीर था उसे गरीब दिखा दिया, लेकिन मोदी जी ने उसका भी पता लगा लिया और उन्होंने फैसला किया है। जब आदरणीय पंकज जी कह रहे थे कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन आपको लगातार कोरोना काल से मिल रहा है, 4 जून के बाद भी 5 साल इसी प्रकार मिलता रहेगा, ये मोदी की गारंटी। मोदी जी ने कहा है हमने 4 करोड़ गरीबों का घर भी बनाया और रामलला का भव्य मंदिर भी बनाने का काम किया, लेकिन अभी भी 3 करोड़ गरीब ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास की जरूरत है। मोदी जी ने कहा है 4 जून को तीसरी बार सरकार बनने के बाद 3 करोड़ गरीबों का घर और बनाने का काम करूंगा। और जो भ्रष्टाचारी है, 6वें चरण का आज मतदान हो रहा है, उन भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो रही है। हमें भी पता है, उनको भी पता है कि तीसरी बार मोदी सरकार बन रही कि नहीं बन रही? बताओ आपको, दोनों हाथ रख बताओ, बन रही कि नहीं बन रही है? सबसे पूछ लो, गांव के किसान से पूछ लो, नौजवान से पूछ लो, माता बहन से पूछ लो, सबकी एक ही आवाज है, तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। वैसे ही धुकधुकी बढ़ी हुई है ये सपा बसपा कांग्रेस वालों की, क्योंकि बहुत सारे लोग जमानत पर इस समय हैं। उनको मालूम है कि 4 जून के बाद जो जमानत पर हैं उनको जेल जाना पड़ेगा। अब वो डरे हुए हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री ना बनने पावे। अरे तुम्हारे भ्रष्टाचारी गठबंधन के रोके मोदी जी नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि देश का गरीब मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहता है। अगर देश का गरीब बैठाना चाहता है, किसान बैठाना चाहता है, नौजवान बैठाना चाहता है, मेरी माताएं बहनें बैठाना चाहती हैं, तो इनकी औकात है क्या इनको कि मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनने से रोक पाएंगे क्या? दोनों हाथ रख बताओ, रोक पाएंगे क्या? मैं आप सब लोगों से, आज बड़ी देर से आप गर्मी में बैठे हैं, लेकिन ये कहने आया हूं, समाजवादी पार्टी की साइकिल को आपने 2014 में पंचर कर दिया था। कांग्रेस की हवा तो ऐसे भी खराब है। आज उत्तर प्रदेश में
कांग्रेस पार्टी के 403 में से केवल 2 विधायक हैं। एक आपके महाराजगंज से एक्सीडेंटल जीत गया था, वही मुझे सुना है कि वही प्रत्याशी है, वही यहाँ पर प्रत्याशी है। लेकिन मैंने सुना वो चुनाव प्रचार करने ही नहीं निकल रहे हैं। सही है क्या? क्योंकि उनको रिजल्ट मालूम है कि यहाँ तो जो जनता है, किसी भी अगड़ी जाति की हो, पिछड़ी जाति को हो, अनुसूचित जाति की हो, जनजाति की हो, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, किसान हो चाहे नौजवान हो, माता हो चाहे बहन हो, सबने तय किया है कमल का बटन दबाएंगे, मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने का काम करेंगे। मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर यह अपील करने आया। मोदी जी ने कहा था कि अभी 10 साल जो आपने देखा है वो टेलर है, असली पिक्चर चांदून के बाद दिखाई जाएगी। देखना चाहोगे कि नहीं देखना चाहोगे? मोदी जी ने कहा है 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, और विकसित भारत जो गरीब है वो अमीर बनेगा। आज जो मेरा किसान कर्ज लेने वाला है वो कल कर्ज देने वाला बनेगा। जो आज मेरी माताएं बहनें 10,000 रुपया महीना कमाना जिनके लिए मुश्किल हो जाता है, उनके वो लखपति दीदी के रूप में 3 करोड़ दीदियां इस देश के अंदर खड़ी हो जाएंगी। ये मोदी जी की गारंटी। अगर देश के दुश्मनों की ओर हम नजर डालें तो मोदी जी के आने से पहले देश का दुश्मन पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, वो भारत को आए दिन आंख तरेरने का काम करता था, आंख दिखाने का काम करता था। मुझे याद है 2014 के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ना हम किसी को आंख दिखाएंगे और ना किसी के सामने आंख झुकाएंगे, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने भारत को छेड़ा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये मोदी जी ने कहा था, और वो करके दिखाया कि नहीं दिखाया? मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनने के बाद 2 आतंकवादी हमले हमारे ऊपर हुए थे। एक आतंकवादी हमला उरी में हुआ था, दूसरा आतंकवादी हमला पुलवामा में हुआ था। लेकिन हमारे देश के वीर बागियों सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। और मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश में सरकार क्या बनाई? जो पाकिस्तान कश्मीर मांगता दुनिया में घूमता था, आज दुनिया में भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप सबके आशीर्वाद का प्रताप है। आज अगर देश प्रगति कर रहा है, अभी आदरणीय पंकज जी कह रहे थे 250 से अधिक सड़कें यहाँ पर बनाई गई है। अरे ये तो झांकी है जी, आप कमल तो खिलाओ, तीसरी बार मोदी सरकार तो बनाओ। मोदी जी ने कहा है कि इस देश के खजाने पर पहला हक ही गरीबों का है, किसानों का है, गांव का है। और जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके प्रधानमंत्री जी कहते थे देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, देश के खजाने पर पहला हक मुसलमानों का है, देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, इस देश के खजाने पर पहला हक अगर किसी का है तो देश के गरीबों का है। बताओ गरीबों का सही कहा कि गलत कहा? गरीबों का हक होना चाहिए, किसी एक समुदाय का होना चाहिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, वोट जिहाद करने का नारा देने का काम कर रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी जी की अगुवाई में टीएमसी की सरकार है, उस सरकार ने 2010 से लेकर के 2024 तक लाखों की संख्या में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, जो उनके वोट बैंक थे, मुस्लिम थे, उनको ओबीसी का प्रमाण पत्र दे दिया और उनको नौकरियां देना शुरू कर दिया। और फिर राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी चुप है, बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने भी कर्नाटक में वही बात किया है जो टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के अंदर करने का काम किया है। अब हम जाग रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं, अब पिछड़ों के हक पर कोई डाका नहीं डाल सकता, दलितों के हक पर कोई लूट नहीं सकता, आदिवासियों के अधिकारों पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार है, और 4 जून को हम तीसरी बार सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाने जा रहे हैं। और हर इस प्रकार की गड़बड़ियों की जांच होगी, भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करने का काम करेंगे। अभी सहारा की चर्चा किया आदरणीय हमारे पंकज चौधरी जी ने। सहारा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार के काम इस
होता है। कांग्रेस होती है तो लूट होती है, कांग्रेस होती है तो दिल्ली से 1 रुपया गरीबों के नाम पर योजना बना करके भेजती है और 85 पैसा दलाली खा जाती है। लेकिन मेरे मोदी जी ने देश में 52 करोड़ जनधन के खाते खोले और उस खाते के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपया खाते में भेजा, चाहे वो आवास का पैसा हो, चाहे सम्मान निधि का पैसा हो और चाहे किसी अन्य योजना का पैसा हो, लेकिन सारा पैसा भेजने का काम किया और पूरा पैसा लोगों के खाते में पहुंचा। अगर ये कांग्रेसी और सपाई बसपाई होते तो 15% का मतलब 5 लाख करोड़ रुपया लोगों को मिलता, 29 लाख करोड़ ये दलाली खा जाते। इनकी दलाली बंद होनी चाहिए कि नहीं बंद होनी चाहिए? आपने गरीब माँ बाप के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया, एक ओबीसी के परिवार में पैदा होने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपी। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये कह रहे हैं हम मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाएंगे। मुझे हंसी आती है इनके ऊपर। ये 2014 में आने से रोक रहे थे, 272 प्लस का नारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने दिया, आपने 283 सांसद जिता करके मोदी जी को पहली बार पूरे बहुमत से भारत का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इनको लगा अकेले नहीं रोक पाएंगे, तो 2019 में सपा बसपा कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया और गठबंधन करके सोचे कि रोक लेंगे, लेकिन महाराजगंज वाले जिसके गवाह हैं, आपने यहां से पंकज चौधरी जी को और उत्तर प्रदेश में 80 में से 64 सांसद जिता करके दिया और दूसरी बार मोदी सरकार बनाई और 303 सांसद जिता करके देने का काम किया। अब 2024 का लोकसभा चुनाव आया है, इसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं। गिनती तो 4 जून को होगी। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ जीत रहा है। 80 की 80 सीटें। मुझे मालूम है कई सीटों पर सपा बसपा कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत भी नहीं बच रही है। और एक अच्छी खबर और बता दूं, कन्नौज से श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और रायबरेली से श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। ये दोनों सीटों पर कमल का फूल खिल चुका है, दोनों सीटों पर कमल का फूल खिल चुका है। और जब ये अपनी सीट भी नहीं जीत पा रहे हैं, वहां की जनता भी, गरीब आदमी इतना मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी के साथ खड़ा है कि इनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ये करे क्या? तो झूठ बोलना शुरू किए हैं इस बीच। क्या झूठ बोलना शुरू किया है? आप लोगों के बीच में भी वो झूठ फैलाए होंगे कि अगर मोदी जी 400 से ज्यादा सांसदों के साथ फिर से सरकार बना लिए तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। बताओ ये प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दोनों हाथ रख बताओ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये संविधान को खतरा नहीं है, खतरा श्री राहुल गांधी जी की राजनीति को है, उनके राजनीति के भविष्य को है। खतरा श्री अखिलेश यादव जी के राजनीति के अंत होने जा रहा इस बात का है। खतरा बहन मायावती जी की राजनीति को है, इसलिए ये सब दुष्प्रचार कर रहे हैं। अरे मोदी जी तो वह मोदी जी हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों का निर्माण कराने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो वह प्रधानमंत्री हैं, पंकज जी उसके गवाह हैं। जब 2014 में वो पहली बार सांसद बने और संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे, तो जैसे कोई मंदिर में प्रवेश करने से पहले डेहरी पर माथा टेकता है, वैसे उन्होंने संसद भवन में माथा टेका। पत्रकारों ने पूछा, मोदी जी आज के पहले तो किसी प्रधानमंत्री ने संसद भवन के द्वार पे माथा नहीं टेका, आपने क्यों टेका? तो मोदी जी ने बताया था, ये संसद भवन भारत के लोकतंत्र का मंदिर है और इस देश में रहने वाले लोग नरेंद्र मोदी के लिए भगवान है, मैं उनका पुजारी हूं। जो लोकतंत्र के उस संसद भवन को मंदिर लोकतंत्र का मानता हो, जो देश की जनता को भगवान मानता हो, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को अपना धर्म ग्रंथ मानता हो, उस पर आरोप लगा रहे हो। आरोप तो कांग्रेस पर है, आरोप तो सपा पर है, जो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं, लोकतंत्र का गला घोटने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप सब पूर्वांचल के हो, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर
पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री थे बाबूजी कल्याण सिंह जी, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर खड़ा कलंकित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को ढहा था। बताइए, उस समय सरकार बाबूजी कल्याण सिंह जी की बर्खास्त करने के साथ साथ भाजपा की 4 सरकारों को बर्खास्त किया गया। लेकिन जब उनका निधन हुआ तो श्री राहुल गांधी जी हो और चाहे अखिलेश यादव जी हो, उनको श्रद्धांजलि देने नहीं गए। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से चल करके लखनऊ आए और बाबूजी को अपनी अंतिम विदाई देने का काम किया। लेकिन अखिलेश यादव जी के कारनामे मैं बता रहा हूं आपको। अखिलेश यादव जी ने क्या किया? बाबूजी कल्याण सिंह जी को तो श्रद्धांजलि नहीं दिया। 500 मीटर दूर उनका घर था, लेकिन 500 किलोमीटर चल करके गाजीपुर गए। जब माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी, कहे वो मसीहा था। मुख्तार अंसारी मसीहा था क्या? था क्या? अतीक अहमद मसीहा था क्या? इनके मसीहा अतीक अहमद जैसे और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया मसीहा होते हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कौन है? इस देश का गरीब है, इस देश का किसान है, वो उनके पुजारी हैं। वो गरीबों को अपना देवता मानते हैं, इस देश के किसानों को अपना देवता मानते हैं, इस देश की माताओं बहनों को अपनी देवी मानते हैं। इसलिए ऐसी देवियों को, ऐसे माताओं बहनों को, ऐसे बड़े बुजुर्गों को जिनकी वह पूजा करते हैं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आने वाली 1 तारीख को यह मत समझना कि यहाँ प्रत्याशी केवल माननीय पंकज चौधरी जी हैं। यह समझना कि यहाँ प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और यह समझना कि यहाँ प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, और यह समझना कि यहाँ प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य भी है, और यह समझना यह मंच पर जो नेतृत्व बैठा है यह सभी प्रत्याशी हैं। आज तारीख हो गई 25, प्रचार का दिन बचा है अब 5 दिन प्रचार होंगे, सभाएं होंगी। 6वें दिन सभा नहीं होगी, आज के 7वें दिन मतदान होगा। आप सबसे मेरी अपील है, अगर मोदी जी ने 500 साल बाद रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनवाने का काम किया है, अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का काम किया है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में, यद्यपि आपके बीच में मैं 2019 के चुनाव में भी आया था, कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान हमारे सांसद जी भी और हमारे सभी विधायक भी करते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के लिए डिप्टी सीएम का पद कार्यकर्ताओं से बड़ा नहीं होता है। मैं अपने कार्यकर्ताओं का समर्थक रहता हूं, पुजारी रहता हूं, और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली 1 जून को एक केवल काम करना, जितना वोट 2019 में हर बूथ पर दिलाया है उसमें 370 वोट और बढ़वा देना। बढ़वा सकते हो? जो लोग बढ़वा सकते जरा हाथ उठा के बताओ जरा, और जो उधर छाया में चले गए जरा वो भी हाथ उठा के बताओ। माताएं बहने, कितना वोट बढ़ाना है हर बूथ पर? 370 क्यों बढ़ाना है? क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब आपने 300 पार दिया तो 370 जम्मू कश्मीर से हटाने का काम हुआ। आप 370 हर बूथ में वोट बढ़ा दीजिए, और विश्वास रखना पंकज चौधरी जी को, अभी तो आप अपने बीच में भारत सरकार के राज्य मंत्री के रूप में मोदी जी के मंत्रिपरिषद के हिस्सा होना भी बड़े गौरव की बात है, लेकिन आप विश्वास रखना, आप जितने बड़े रिकॉर्ड से यहाँ जिता करके भेजेंगे, उतना बड़ा पोर्टफोलियो दिल्ली से मुझे विश्वास है कि पंकज भाई को मिलेगा और महाराजगंज का नाम ऊंचा होगा। करोगे ये काम? दोनों हाथ उठा के बताओ। गर्मी बहुत लगी, मैं जानता हूं, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता, लेकिन आप सबको जिम्मेदारी देकर के जा रहा हूं। मैं 1 जून को मतदान होगा, पिछली बार भी कहा था मतदान के बाद मैं आप सबके बीच में फिर आऊंगा, आज फिर कह रहा हूं। आदरणीय पंकज चौधरी जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे सभी माननीय विधायक, सब लोग यह ध्यान रखना, 4 जून को तो वोट की
स्थिति होगी फिर जून के महीने में सरकार बनाने का ही काम होगा। और 4 जून के बाद सरकार बनने के बाद जुलाई का महीना या जून के अंतिम सप्ताह में जब तय करेंगे आप सबके बीच में मैं आना चाहूंगा। बुलाओगे? बुलाओगे? धीरे से हाथ हाथ नहीं मारा जाएगा। बुलाओगे ना? आप बुलाएंगे तो जो जिस बूथ पर 2019 से जो वोट पड़ा है उससे 370 वोट ज्यादा पड़ेगा, उसका विशेष अभिनंदन करने का काम मैं स्वयं करने के लिए यहां आना चाहूंगा। और मुझे विश्वास है आपके अंदर ताकत है, आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो जी। अपनी ताकत को याद करो, जब 2014 में सपा की सरकार रहते हुए आपने कमल खिला दिया, गुंडों से नहीं डरे। 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका, माफियाओं से नहीं डरे। अब तो डबल इंजन की सरकार है। देश में माननीय मोदी जी और भूपेंद्र आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार हमारी दमदारी से काम कर रही है। अगर पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, अगर मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की चमक बढ़ी है, दमक बढ़ी है, पहचान बढ़ी है, तो आप सब जानते हो ये विरोधियों के हौसले पस्त हो गए हैं। 5 चरण में ही आप सबके आशीर्वाद से भाजपा गठबंधन 300 पार हो चुका है। और आज मुझे पूरा विश्वास है हम 350 पार करने जा रहे हैं आज 6वें चरण के मतदान में। और जो मोदी जी ने कहा है वो आपको करना है। अब की बार जोर से बोलो, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। और महाराजगंज में अब की बार कितना 11 लाख वोट पार। तब तो मैं तो सामने में कोई दिखाई नहीं दे रहा ना, सामने जो दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई ही नहीं देंगे। आप सब अपना लक्ष्य लेकर के जाइए। सभी लोग मोदी जी को वोट देना चाहते, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अंत में मैं यही कहता हूं कि घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन दबा देना। और 4 जून के बाद जो भी स्थिति होगी मुझको भी अपने विजय का आनंद मनाने में बुला लेना। इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।